सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा के 2018 की परीक्षा का हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम 2018 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको पूरी तरीके से हम समझते हुए हल करेंगे और ये पेपर आज पूरा आप लोग देख लीजिएगा और इसको देखने के बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने अपने सेकंड पेपर की तैयारी कितनी अच्छी की है। जिन भी प्रशिक्षुओं ने सभी क्लासेस अटेंड की है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, उन सभी प्रशिक्षुओं के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होने वाले हैं। दोस्तों, जिन भी प्रशिक्षुओं ने अभी तक क्लासेस नहीं अटेंड की है वो लोग भी क्लासेस अटेंड कर लें, क्योंकि अगर आप अच्छे से क्लासेस को अटेंड किए रहेंगे तो आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। आपको पता है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 50 नंबर का पेपर होता है। तो अच्छा नंबर, अगर आप 50-50 नंबर वाले जो पेपर होते हैं उसमें अच्छा करेंगे तो जो ओवरऑल आपका रिजल्ट आएगा वो बहुत बेहतर आएगा। तो दोस्तों चलिए, हम सबसे पहले यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको हम सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद अति लघु उत्तरी और फिर लघु उत्तरी क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में कंप्लीट हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, दृष्टि बाधिता का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जो देख नहीं पाते हैं, जिनको देखने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए वंशानुक्रम जिम्मेदार है। यानी कि उनके माता पिता को इस तरीके की दिक्कत थी, क्या उन्हें देखने में तकलीफ होती थी या दिक्कत होती थी। इसी प्रकार से वातावरण, आसपास का जो वातावरण है, क्या वह भी प्रभाव डालता है बच्चे की दृष्टि पर? तो बिल्कुल, चाहे आसपास का वातावरण हो चाहे वंशानुक्रम हो, ये दोनों ही दृष्टि बाधिता के मुख्य कारणों में आते हैं। तो ऑप्शन सा जो है दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जो निर्देशन सेवा होती है या जो भी हम पढ़ाने का काम करते हैं, वो हम एज अ टीचर हम लोग कोशिश करना है हमको यही कि हम बच्चे को केंद्र में रख करके ही सारी चीजें कराएं। बच्चा जिस प्रकार समझता है उसी प्रकार का सिलेबस उसके लिए बनाए, जिस प्रकार की चीजों को वह आसानी से समझ जाता है उसी मेथड से उसको हम सवाल बताएं। तो हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, जितने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, उनकी रुचियों का ख्याल रखना है, उनको वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि नहीं जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए चाहे निर्देशन हो या परामर्श हो या बच्चों को पढ़ाने की बात हो, सभी चीजें आती हैं बाल केंद्रित, यानी कि सभी चीजें होती हैं बाल केंद्रित। तो ऑप्शन आ जो है, बालक को ध्यान में रख करके ही हमें सारी चीजें करनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? जो सामान्य बालक होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है? यहाँ पर पूछा गया कि सामान्य बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है, किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। मैंने करवाया भी है आप लोगों को। 140 से अधिक, 120 से 140, 110 से 120 या 90 से 110। तो राइट आंसर है ऑप्शन द 90 से लेकर के 110 के बीच में। याद रखिएगा, कभी कभी 90 से लेकर के 109 मिलता है तो वो भी राइट आंसर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से अगर एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर के बना है? तो 4, 2, 3 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बा 2, यानी कि जो समुदाय है यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है। दोस्तों, समुदाय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है एक साथ मिलकर सेवा करना। ठीक है, तो इस तरीके से यह 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, आप याद रखिएगा, साथ मिलकर सेवा करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा, कानपुर, लखनऊ, उपयुक्त सभी। तो चाहे आगरा हो, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, ये सभी मंडल है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता या उपरोक्त सभी। दोस्तों, विकलांगता के जो प्रमुख आधार है वो शारीरिक विकलांगता भी होती है, यानी कि किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को बोलने में दिक्कत है, किसी को चलने में समस्या है। आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, या कोई मानसिक रूप से बीमार है कोई बच्चा, वह बातों को समझ नहीं पाता है, सोचने समझने की क्षमता कम है। आवेगात्मक विकलांगता, ये सभी विकलांगता के या विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार है। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? यानी कि टीचर संकेत किसके लिए बताते हैं? कोई भी चीज जब क्लास में बताते हैं तो अगर संकेत से बताते हैं तो किसको समझने के लिए बताते हैं? प्रतिभाशाली बालक को,
श्रवण बाधित बालक को, विकल्प अ व ब दोनों, या चलन बाधित को। तो दोस्तों, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उन्हें हम क्या प्रयोग करते हैं? जो बच्चे केवल देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं? उन बच्चों को, यानी कि जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उन बच्चों के लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि हमारे हाव-भाव, हमारे हाथों का एक्सप्रेशन, हमारे मुंह का एक्सप्रेशन देख करके वो समझ जाते हैं कि टीचर क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्देशन का प्रकार नहीं है। शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन या व्यावसायिक निर्देशन। तो दोस्तों, निर्देशन के प्रकारों में यहाँ पर आप देखिए, शैक्षिक निर्देशन आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, व्यक्तिगत निर्देशन भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और व्यावसायिक निर्देशन भी पढ़ाया है। दोस्तों, शैक्षिक निर्देशन में बच्चे को जिस विषय में समस्या होती है, कोई भी बालक जाता है निर्देशक के पास, तो वह इसमें क्या करता है? निर्देशन लेता है एक शिक्षक से ही। और जो व्यक्तिगत निर्देशन होता है, इसमें व्यक्ति किसी अपनी व्यक्तिगत समस्या को लेकर के जाता है घर परिवार में, जिससे वह परेशान होता है, तो यह व्यक्तिगत निर्देशन हो गया। और जो व्यावसायिक निर्देशन होता है, यह कि बच्चे ने इंटरमीडिएट कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, अब उसे किसी न किसी व्यवसाय के लिए निर्देश लेना है कि कौन सा व्यवसाय उसके लिए बेटर रहेगा, जो पढ़ाई उसने की है उसमें कौन सा व्यवसाय वो करे जिससे वह अच्छी आमदनी कर सके। तो ये सभी चीजें ध्यान में रख करके ये निर्देशन दिया जाता है। तो ऑप्शन बा जो है लिखित निर्देशन, ये निर्देशन का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। यही पूछा है कि कौन सा निर्देशन का प्रकार नहीं है। बाकी शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन, ये तीनों ही निर्देशन के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए या दृष्टि बाधित बालकों के लिए। दोस्तों, अनुकूलन की आवश्यकता किन बच्चों को नहीं होती है? प्रतिभाशाली बालकों को अनुकूलन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, ये कहीं पर भी एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे जिनको सुनने में दिक्कत है, यानी कि जो श्रवण बाधित हैं, जिनके अस्थियों में किसी प्रकार की कोई समस्या है या हड्डी से संबंधित कोई बीमारी है, तो इनको बैठने में दिक्कत हो सकती है, चलने में दिक्कत हो सकती है। दृष्टि बाधित जो बच्चे देख नहीं सकते, तो जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सही से चल नहीं सकते, उन बच्चों को वाकई शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता होती है। उन्हें उस माहौल में ढलने के लिए समय चाहिए होता है। तो इसीलिए ऑप्शन सा जो है प्रतिभाशाली बालकों के लिए ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकृत बालकों को बनाना चाहिए। परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके अनुसार इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए? विकृत बालकों को बनाना चाहिए, चाहे विकृत बालक हो, चाहे श्रवण बाधित बालक हो, चाहे अस्थि बाधित बालक हो, चाहे मानसिक रूप से विकलांग बालक हो, सभी को हमें कोशिश करना है कि वो बच्चे अपने ऊपर खड़े हों, अपने पैरों पर खड़े हों, आत्मनिर्भर हो, यानी कि वो कोई ना कोई व्यवसाय करना जानते हों या किसी न किसी प्रकार से अपनी जीविका वो चला लें। इस प्रकार की शिक्षा उन बच्चों को देनी है। तो उन्हें हमें क्या बनाना है? आत्मनिर्भर बनाना है कि वो अपना काम करके वो अपनी रोजी रोटी खुद कमा पाएं, किसी के भरोसे ना रहें। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमें राइट आंसर आत्मनिर्भर ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हकलाने के कारण है। कोई बच्चा हकला करके बोलता है, वो सही से वर्ड्स को नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, वाक्यों को नहीं बना पाता है, तो उसका समस्या क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, हकलाने का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है वंशानुक्रम और वातावरण। यानी कि अगर बच्चे के जेनेटिक्स में या माता पिता में से किस तरीके से कोई हकलाता है और उसे सही से वातावरण नहीं मिला है, तो ऐसे बच्चे भी हकलाने का शिकार हो जाते हैं। तो ऑप्शन सा जो है उपयुक्त दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चाहे वंशानुक्रम हो या वातावरण हो, ये दोनों ही इसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है। निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य या उपयुक्त सभी। तो जो मनोविज्ञान केंद्र है, उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, जिसे आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं हम। तो याद रखिएगा, आंसर अगर आएगा तो प्रयागराज ही। अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपको उत्तर प्रदेश प्रयागराज लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, तीनों। क्यों? क्योंकि जो मनोविज्ञान केंद्र है, इसके तीनों ही कार्य होते हैं। निर्देशन देना, यानी कि किसी को भी चाहे व्यक्तिगत निर्देशन देना हो, चाहे शैक्षिक निर्देशन देना हो, चाहे व्यावसायिक निर्देशन देना हो, तीनों ही प्रकार के निर्देशन यहाँ पर प्राप्त होते हैं। प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा शोध कार्य किए जाते हैं और इन्हीं शोध कार्यों का जो परिणाम होता है उसको हम जो इस समय
जो स्कूलों में पढ़ाई चल रही है या फिर जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई चल रही है, जूनियर स्कूलों में पढ़ाई चल रही है, उन सभी पर इन पर जो किए गए प्रयोग होते हैं इन मनोविज्ञान केंद्रों पर, उनका जो निष्कर्ष निकलता है, उसका हम प्रयोग करते हैं स्कूलों में। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है वाक दोष के प्रकार हैं 4, 5, 6 या फिर 7। तो जो वाक दोष होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये जो 6 प्रकार होते हैं कौन-कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। पहला होता है प्रक्रियात्मक या उच्चारणात्मक दोष, दूसरा होता है हकलाना, तीसरा होता है देर से बोलने का विकार, चौथा होता है अंगीय वाणी के दोष, इसके अलावा पांचवा होता है आवाज की समस्या और छठवां होता है कम सुनने वाले बच्चों के साथ बालक की समस्या। तो ये सभी वाक दोष के प्रमुख प्रकार हैं। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, विकल्प अ व दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो निर्देशन और परामर्श दिया जाता है बच्चों को, उसमें ये बातें स्पष्ट रूप से बताई जाती हैं कि क्या आपके करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, यानी कि कौन-कौन सी चीजें करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और क्या-क्या चीजें आप ना करें जिससे आप फिर से समस्या के अंदर ना फंसे। तो ऑप्शन 7 जो है विकल्प अ व दोनों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 15 के 15 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को इसके आंसर पहले से ही पता रहे होंगे। अब दोस्तों चलिए हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखिए। तो पहला है निरीक्षणात्मक अथवा संशोधात्मक पर्यवेक्षण। यह पर्यवेक्षण का परंपरागत स्वरूप है। इसमें पर्यवेक्षण अधिकारी सर्वज्ञता माना जाता है तथा पर्यवेक्षक का मुख्य उद्देश्य केवल त्रुटियों का पता लगाना होता है। दूसरा है नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की कठिनाई को जानने के लिए होता है। पर्यवेक्षक शिक्षकों की कठिनाइयों के निराकरण में सहयोग देता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है डाइट के कोई 2 विभागों के नाम लिखिए। दोस्तों डाइट के 2 विभागों में जो पहला है वो है सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण विभाग यानी कि PSTE और दूसरा है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अंतःक्रिया नवाचार समन्वय यानी कि IFIC। ये 2 प्रमुख विभाग हैं। इसके बाद अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के अनुसार या लेखक के नाम सहित लिखिए। तो चलिए देखते हैं। परामर्श की परिभाषा रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश होता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के मध्य प्रभावशाली समायोजन प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो वाक दोष, विकलांग बालकों में वाणी दोष वाले बालक भी बहुत होते हैं। वाणी दोष वाले बालक या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते अथवा उनके द्वारा बोली गई बात श्रोता भली भांति समझ नहीं पाते अथवा देर से समझते हैं। बोलने के दोष प्रमुख हैं उच्चारण संबंधी दोष, देर से बोलने के दोष, हकलाना, ओष्ठ विकृति, आवाज की समस्या या श्रवण विकृति, यही 6 दोष होते हैं वाणी दोष जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। बहुविकल्पी क्वेश्चन में आप देखिए अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन सेम पूछा है, अतिलघु उत्तरीय में भी, तो उसका भी आंसर आपको वही देना है। अब देखिए इसके बाद आपने सेम आंसर वही देना है, आपको समझ में आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है बाल अपराध के कोई 2 कारण लिखिए। तो दोस्तों बाल अपराध आखिर में बच्चे छोटी उम्र में ही अपराध का रास्ता क्यों पकड़ लेते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है कि बच्चे अपराधी बन जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है, बाल अपराध एक सामाजिक कारण है। इसका रीजन है पारिवारिक कारण या भौतिक वंशानुक्रमण, या इसमें हम ये भी रख सकते हैं, गरीबी भी रख सकते हैं एक ऑप्शन। पारिवारिक कारण यानी कि घर में हिंसा होते हुए ऐसे बालक देखते हैं या ऐसे बालक जो गरीब होते हैं जिनको सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो वह ऐसे रास्ते अपनाते हैं जिनसे कम समय में उन्हें पैसे मिल जाएं। तो इसीलिए बाल अपराध आज के समय में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है डाइट के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, दूसरा है औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी घटाकर इनमें एकात्मकता स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 22 है विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र बताइए। तो पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका, पर्यवेक्षण की मार्गदर्शन संबंधी भूमिका। क्वेश्चन नंबर 23 है निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव लिखिए।
तो सरकारी निरीक्षक विद्यालय के अभिलेखों, सरकारी अनुदान के उचित प्रयोग, वित्तीय मामलों की व्यवस्था तथा सरकारी निर्देशों के पालन के अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम की भी जांच करें। इसके अलावा निरीक्षकों की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता एवं अनुभवों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार बताइए। तो पहला है सामान्य अधिगम अक्षमता और दूसरा है जटिल अधिगम अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 26 है, धीमी गति से सीखने के कौन-कौन से कारण हैं? तो पहला है आर्थिक परिस्थिति, दूसरा है परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, तीसरा है संवेगात्मक घटक और चौथा है व्यक्तिगत घटक। ये सभी प्रमुख कारण हैं जिससे बच्चे धीमी गति से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चे की पहचान कैसे करेगा, या दृष्टिबाधित बालक की या दृष्टिबाधित बच्चे की पहचान वह कैसे करेगा कि इस बच्चे को देखने में समस्या है? तो अध्यापक दृष्टिबाधित बालकों में नेत्रहीन बालकों को आसानी से पहचान सकता है। दुर्बल दृष्टि बालकों की पहचान हेतु उनकी चिकित्सा जांच कराकर की जा सकती है। सबसे अच्छा जो तरीका है वो है बच्चों की चिकित्सकीय जांच कराई जाए कि किसको देखने में समस्या आ रही है। तो ऐसे बच्चों को अलग से क्लास में आगे बैठा करके, ताकि उन्हें देखने में कोई समस्या ना हो, बोर्ड पर कोई चीज लिख रहे हो टीचर, इस तरीके से उनको हमें ट्रीट करना चाहिए उन बच्चों को, ताकि वे भी सामान्य बालकों की तरह अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं? तो शैक्षिक समावेशी से अभिप्राय उन सभी छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है जो अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग तथा शारीरिक एवं मानसिक दक्षता से ग्रसित हैं। इस प्रकार के छात्र प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम दोनों रूप में हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी टेट में भी कई बार पूछा जा चुका है। मानसिक आयु ऊपर होती है और वास्तविक आयु नीचे होती है। वास्तविक आयु का मतलब है सीधे सीधे कि बच्चा कितने साल का है, वो 10 साल का है, 12 साल का है, 13 साल का है, वो आपको यहाँ पर दर्शा देना है। और वह अपने आयु के अनुसार वो कितने वर्ष के बच्चों का सवाल हल कर लेता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ऊपर दर्शाना है कि वह अपनी कक्षा से ऊपर के सवालों को भी हल कर लेता है या फिर अपनी कक्षा के सवालों को ही हल कर पाता है। तो ये मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 जो निकलेगा, उस बच्चे की बुद्धि लब्धि निकलेगी कि उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है, वह प्रतिभाशाली बालक है या सामान्य बालक है या मंद बुद्धि बालक है, इसी से हम जान पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, अपवंचन क्या है? अपवंचन गार्डन के अनुसार वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। दोस्तों, अपवंचन का मतलब होता है किसी भी चीज से वंचित रह जाना, इसे ही हम कहते हैं अपवंचन। अब यहाँ से लघुत्तरी क्वेश्चन स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 31 से। तो लघुत्तरी क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए, अस्थि बाधित बालकों की समस्याएं बताइए तथा इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो समस्याएं, सबसे पहले इनकी समस्याएं क्या क्या होती हैं? जो बच्चे अस्थि बाधित होते हैं, जिनकी हड्डियों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो आत्मविश्वास का अभाव होता है। इनकी सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। दूसरा है आत्महीनता की भावना होती है, सेल्फ गिल्टी होता है, इनके अंतर्गत आत्महीनता होती है। इसके अलावा एकाकीपन की समस्या होती है, यानी कि ये अकेले अकेले ही रहते हैं, ये दोस्त नहीं बना पाते हैं, इस तरीके की समस्या इनके साथ होती है। तो ऐसे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इनके उठने बैठने के लिए उचित फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि इनके बैठने उठने के लिए उचित फर्नीचर की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ऐसे बच्चों को हड्डियों में समस्या होती है, तो उठने बैठने के लिए फर्नीचर की अच्छी व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए, इन बालकों के लिए एक स्थान पर बैठकर खेले जाने वाले खेलों का आयोजन करना चाहिए। चूंकि इन बच्चों के अस्थियों में प्रॉब्लम होती है, चल नहीं सकते, दिक्कत है, तो ऐसे बच्चों को बैठने वाले जो खेल होते हैं, बैठकर खेले जाने वाले, इन खेलों का आयोजन इन बच्चों के लिए करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है, इन बालकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण व निर्देशन दिया जाना चाहिए। चौथा है, ऐसे बालकों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जाने चाहिए। और 5वां है, शिक्षकों को इन बालकों की सीमाओं को देखते हुए क्रियाएं आयोजित की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, समावेशी बालकों के लिए चलाई जा रही कार्य योजनाओं एवं नीतियों के बारे में बताइए। तो समावेशी बालकों की शिक्षा हेतु वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में विभिन्न कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जिनका विवरण अग्रलिखित है। तो पहला है, समावेशी बालकों की योग्यता को और अधिक जागृत करने के लिए निःशुल्क व उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा है, बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों की शिक्षा का स्वरूप एक समान रखा जाए। ये बात शुरू से समझाई जा रही है आप लोगों को कि चाहे कोई बाधित बालक हो, चाहे कोई सामान्य बालक हो, सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ बैठा करके पढ़ाना है, ताकि किसी के अंदर भी किसी प्रकार की दुर्भावना ना आए, या किसी के अंदर ये भावना ना आए कि मेरे साथ
दो तरीके से व्यवहार हो रहा है। तीसरा है अपंग बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाए। चौथा है दृष्टि बाधित, वाणी बाधित एवं श्रवण बाधित बालकों को जहां तक संभव हो सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जाए। पांचवा है भावनात्मक रूप से विकृत तथा प्रतिभाशाली सृजनात्मक बालकों को भी सामान्य बालकों की शिक्षा संस्था में प्रवेश दिया जाए। इसके बाद देखिए, यदि इन बालकों को थोड़ा सा संवेगात्मक प्रभाव प्राप्त होगा तो ये बालक भी सामान्य बालकों की भांति ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगर इन्हें थोड़ी सी भी इनको अच्छी तरीके से आप इनको शिक्षा दे देते हैं, अच्छी तरीके से इनका आप ध्यान रख लेते हैं, तो ऐसे बच्चे आसानी से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं, यानी कि आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसके बाद देखिए, सन 1978 में राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने समावेशी बालकों के लिए कुछ प्रावधान प्रस्तुत किए जो निम्नलिखित है, यानी कि एनसीईआरटी ने, राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ये बात बताई गई है कि इन्होंने कौन कौन से ऐसे प्रावधान प्रस्तुत किए, आप चलिए देखते हैं। तो समावेशी तथा सामान्य बालकों के लिए एक ही कक्षा में प्रवेश हो, यानी कि इन्होंने यह जो प्रावधान प्रस्तुत किए थे इसमें यह इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया, चाहे समावेशी बालक हो या सामान्य बालक, सभी बच्चों को एक साथ क्लास में, एक ही क्लास में बैठा करके शिक्षा दी जाए। दूसरा है आवश्यकता के अनुसार विकृत बालकों का विशिष्ट कक्षा में प्रवेश हो, यानी कि आवश्यकता के अनुसार विकृत बालकों का विशिष्ट कक्षा में प्रवेश। तीसरा है शिक्षा कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना। चौथा है विकृत बालकों के लिए पुनर्वास सुविधा देना। पांचवा है समान पाठ्यक्रम लेना तथा आवश्यकता के अनुसार विकृत बालकों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना। छठवां है पाठ्यक्रम में प्रवेश निर्धारण के लिए शिक्षण विधियों एवं सामग्रियों का प्रयोग तथा समायोजन करना। सातवां है शिक्षण में आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण तथा सामग्री का उपयोग करना। अब क्वेश्चन नंबर 33 है लेखन अयोग्यता से आप क्या समझते हैं। देखिए, लेखन अयोग्यता, लेखन संबंधी योग्यता को डिस्ग्रेफिया के नाम से जाना जाता है। इस अयोग्यता के कारण छात्र निश्चित लेखन नियमों का पालन न करते हुए खराब लेखन करने लगते हैं। इसमें छात्रों द्वारा किया गया लेखन मापदंडों के आधार पर खरा नहीं उतरता है, इसलिए इसे एक दोष माना जाता है। इस प्रकार के दोष के कारण भाषाई विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। लेखन अयोग्यता का आशय उस अमानकीय लेखन की व्यवस्था से है जो अक्षरों की अनुचित बनावट, अनुचित शब्द दूरी एवं सिरोरेखा के अभाव को प्रदर्शित करती है तथा सुलेख की श्रेणी में नहीं आता है। यानी कि ऐसे बच्चे सही से ना तो अक्षर बना पाते हैं और उन्हें इतना भी नहीं पता था किस अक्षर, अगर इन दोनों के बीच में इतनी दूरी है तो उन्हें नहीं पता, वो बहुत ज्यादा दूरी ले लेते हैं, तो ये इसका भी नहीं पता। और ये ऊपर सिरोरेखा नहीं लगाते हैं जो हर एक शब्द के ऊपर होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे, ये सब क्या है, लेखन की अयोग्यता ही दर्शाता है। अब इसके बाद इसको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, इसका एक ही तरीका है कि बच्चों को अधिक से अधिक हम सुलेख लिखने को कहे या फिर नकल लिखने को कहें, जिससे जो उनकी लेखन क्षमता है वो बढ़ पाए। क्वेश्चन नंबर 34 है ब्रेल लेखन की प्रक्रिया को समझाइए। दोस्तों चलिए देखते हैं ब्रेल लिपि क्या है या ब्रेल लेखन क्या है। तो ब्रेल लिपि को विश्व भर में नेत्रहीनों द्वारा पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। इस लिपि का आविष्कार सन 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, याद रखिएगा। यह अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाते हैं। ब्रेल लिपि का प्रयोग उन्हीं बच्चों के लिए करते हैं जिनको देखने में समस्या होती है, तो वो छू करके पढ़ते हैं। अब देखिए, ब्रेल लिपि कागज पर अक्षरों को उभार कर बनाई जाती थी। इसमें 12 बिंदुओं की 6-6 की 2 पंक्तियों को रखा जाता था, पर इसमें विराम चिन्हों, संख्या, गणितीय चिन्ह आदि नहीं होते हैं। लुई ने 12 के स्थान पर 6 बिंदुओं के उपयोग से 64 अक्षर और चिन्ह वाली लिपि बनाई। उसमें न केवल विराम चिन्ह बल्कि गणितीय चिन्ह और संगीत के नोटेशन भी लिखे जा सकते थे। इसमें प्रत्येक आयताकार सेल में 6 बिंदु अर्थात डॉट्स होते हैं जो थोड़ा उभार के लिए होते हैं। यह 2 पंक्तियों में बने होते हैं। इस प्रकार में अलग अलग 64 अक्षरों को बनाया जा सकता है। सेल की बाईं पंक्ति में ऊपर से नीचे 1, 2, 3 सेल होते हैं। इस प्रकार दाईं ओर 4, 5, 6 बनी होती है। एक डॉट की औसतन ऊंचाई 0.02 इंच होती है। इसको पढ़ने की विशेष तकनीकी होती है। ब्रेल लिपि को पढ़ने के लिए दृष्टिहीन बच्चों में इतना ज्ञान होना आवश्यक है कि वो अपनी उंगली को विभिन्न दिशाओं में सेल पर घुमा सके। ब्रेल लेखन को पन्ने पर कुछ नुकीले स्टाइलस एवं पीछे से आगे को उभरे हुए निशान द्वारा डॉट्स को अंकित कर लिखा जा सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर एवं 1 से 10 तक संख्याएं मात्र ऊपरी 4 बिंदुओं यानी कि 1, 2, 4, 5 के प्रयोग से लिखी जाती हैं। बिंदु 3 के प्रयोग से अगले 10 अक्षर यानी कि बिंदु 6 से अंतिम 6 अक्षर सिवाय W के एवं प्रायः प्रयोगनीय
अंग्रेजी शब्द एंड, फॉर, ऑफ, द, एंड, विथ आदि लिखे जाते हैं। अक्षर यू से जेड के बिंदु 3 को एवं 5 शब्द चिन्हों को हटाने मात्र से 9 डाई ग्राफ्स यानी कि CH, GH, SH, TH, WH, ED, ER एवं OW अक्षर W बनते हैं। तो दोस्तों ये पूरा मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। ब्रेन लेखन या ब्रेन लिपि, इसको आप लोग अच्छे से क्लास में भी पढ़ के समझ सकते हैं, जो मैंने क्लासेस आप लोगों की ली है। अगर आपने समावेशी शिक्षा की क्लास अभी तक नहीं अटेंड की है तो आप लोग अटेंड कर लीजिए, क्योंकि मैंने सभी विषयों को अपने हाथों से लिख करके नोट्स बनाए हैं। ये आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको चाहे फर्स्ट पेपर हो शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, उसको भी मैंने पूरा पढ़ाया है, और जो सेकंड पेपर है समावेशी शिक्षा, उसको भी पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है। ब्रेन लिपि भी मैंने बहुत ही आसानी से समझाया है। आप सभी को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए दोस्तों, क्योंकि आपको अपने जो 50 नंबर के पेपर हैं उनमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, ताकि जो ओवरऑल रिजल्ट है वो बहुत अच्छा जाए। और आपको तो ये बात पता ही है कि संस्कृत की क्लास मैं रेगुलर लेकर के आ रही हूँ आप लोगों के लिए। संस्कृत की क्लास आप लोग जरूर अटेंड करिए। जिन भी प्रशिक्षुओं को संस्कृत में जरा सा भी डर है, वो डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा जो लोग यहाँ से संस्कृत विषय को पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बेसिक से बिल्कुल संस्कृत सिखा रही हूँ, ताकि जिन भी प्रशिक्षुओं ने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है उनको भी संस्कृत आसानी से आ जाए। दोस्तों अब यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं? तो पहला है सामान्य बच्चों का IQ लेवल 90 से 100 के बीच में होता है। दूसरा है मानसिक विभिन्नता का कारण वंशानुक्रम भी होता है। तीसरा है सामान्य बालक पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। चौथा है पोषण की मानसिक भिन्नता का आधार है। पांचवा है मानसिक विकास व्यक्तिगत विभिन्नता पर भी आधारित होता है। मानसिक भिन्नता के अन्य कारण बुद्धि, आयु, खेल एवं व्यायाम, प्रजाति, परिवार में स्थान आदि, ये सभी बच्चों की अलग-अलग मानसिक भिन्नताओं के कारण है। यानी कि हर एक बच्चा जो क्लास में आता है, किसी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, यानी कि किसी को किसी प्रकार की कोई कमी ही नहीं है, और कोई बच्चा ऐसा है जिसके घर में सुविधाओं का अभाव है, या ऐसे बच्चे जिनके घरों में हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं या कलह होते हैं। तो ऐसे बच्चे, ये इतने प्रकार के बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, तो जो उनकी मेंटालिटी होती है, यानी कि जो उन बच्चों की सोच होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, अलग-अलग होती है। तो बच्चा जिस वातावरण से आता है, उसकी जो सोच होती है उसी तरीके की होती है। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, निर्देशन के कोई 3 सिद्धांत बताइए। तो पहला है जो निर्देशन होती है ये जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। दूसरा है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का ये क्या है, एक अंग है। और तीसरा है सर्वांगीण विकास से संबंधित है ये। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। विद्यालय के संदर्भ में पर्यवेक्षण की सहायता से विभिन्न स्थलों पर स्थित विद्यालयों में संपर्क स्थापित किया जा सकता है। दूसरा है अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु पर्यवेक्षण आवश्यक है। तीसरा है पर्यवेक्षण छात्र तथा शिक्षकों को अनुप्रेरित करने हेतु आवश्यक है। चौथा है विद्यालय में उत्पन्न कुप्रवृत्तियों को दूर करने में सहायक है। पांचवा है पर्यवेक्षण विद्यालय वातावरण को सुधारने में सहायक होता है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है, परामर्श के क्षेत्र बताइए। दोस्तों परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है, तो छात्रों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए, जो भी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो वो टीचर के पास ही जाते हैं। टीचर क्या करते हैं, उन्हें कोई ना कोई परामर्श देते हैं जिससे उनकी समस्या का समाधान हो जाए। दूसरा है समायोजन संबंधी परामर्श। तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न करने के लिए बच्चों को परामर्श देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनमें बच्चे की रुचि होती है लेकिन कुछ में उनकी रुचि नहीं होती है। तो किस तरीके से हम उनकी रुचि जागृत करें उन सब्जेक्ट में भी। इसके अलावा चौथा पॉइंट है अधिगम विधियों संबंधी परामर्श। पांचवा है अधिगम कौशल संबंधी परामर्श। इसके अलावा परामर्श के क्षेत्र कौन कौन से हैं, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो पहला है दुर्व्यवहार, यानी कि भावात्मक, मानसिक, शारीरिक, यौन, ये सब क्या है, पहला दुर्व्यवहार हो गया। दूसरा है व्यसन, व्यसन के अंतर्गत शराब, ड्रग्स, व्यायाम, जुआ, खरीदारी। तीसरा है क्रोध प्रबंधन, यानी कि जो ऐसे बच्चे जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं तो कैसे उनके गुस्से को शांत किया जाए। चौथा है शोक और नुकसान। पांचवा है डिप्रेशन। छठवां है भोजन विकार। सातवां है रिश्ते, यानी कि युगल की परामर्श, तलाक, तनाव आदि, ये सभी परामर्श के क्षेत्र हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, शारीरिक अक्षमता या विकलांगता को परिभाषित कीजिए। दोस्तों देखिए,
विकलांग बालकों से अभिप्राय उन बालकों से है जो साधारण या सामान्य बालकों से मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक दृष्टि से दोषपूर्ण होते हैं, अर्थात वह असामान्य बालक जिसमें सामान्य बालकों की तुलना में कोई शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक कमी या दोष हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उसकी उपलब्धियां अधूरी रह जाती हैं, तो विकलांग या अपंग बालक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का और कंप्लीट यहाँ पर आज ये आपका पेपर सॉल्व हो जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हो रही है। हर विषय का अगर मैं अपने हाथों से लिख करके नोट्स बना रही हूँ तो आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ। तो आप लोग इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने कॉलेज के सभी फ्रेंड्स तक इन वीडियोस को पहुंचाएं, ताकि जो हमारे डीएलएड के प्रशिक्षु हैं उन सभी का रिजल्ट बेहतर हो और वो अपने आने वाले सभी एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करें और जल्द से जल्द शिक्षक बने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 अब हम देखेंगे। तो शैक्षिक समावेशन से आप क्या समझते हैं? उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। तो देखिए, शैक्षिक समावेशन से आशय उस शिक्षा व्यवस्था से होता है जो कि छात्र विशेष को उसकी शारीरिक असामान्यता के अनुरूप प्रदान की जाती है। शैक्षिक समावेशन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, वरन उन सभी छात्रों के लिए भी होता है जो सामान्य वातावरण में कार्य नहीं कर पाते हैं। जो शैक्षिक समावेशन है ये क्या है? यह शिक्षा व्यवस्था ही है और इसमें सभी बच्चों को आपको ये ध्यान रखना होता है, बालक किसी भी बैकग्राउंड से आता है, किसी भी प्रकार से किसी समस्या से ग्रसित है, उन सभी बालकों को आपको सही प्रकार से शिक्षा देनी है। जिस प्रकार से वह बालक समझ सकता है उसी प्रकार से आपको उसे सिखाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर, और दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, पूरा आप लोगों का ये जो पूरा पेपर है 2018 का, ये पूरा आप लोगों ने आज यहाँ पर सॉल्व कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने बेहतर तरीके से इसको किया होगा। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए। और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको मिलेगी और पीडीएफ मिलने के साथ ही साथ आप लोगों के व्यक्तिगत रूप से किसी भी समस्या का समाधान भी हम करेंगे। तो अधिक से अधिक प्रशिक्षु चैनल को जरूर ज्वाइन करें और अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।